तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मामा के फ्रेंड को देखते हैं जो यहाँ पर गलती से एक बंदे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में रखा हुआ बर्फ नीचे गिर जाता है। सभी लोग यहाँ पर देखने लग जाते हैं। वो आदमी जो ये आइस होता है वो लेके जा रहा होता है कोकाबानो के लिए, जो कि लाउलेन होती है। वो इसलिए इसे मंगवाती है ताकि वो दोपहर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो उसका यूज़ कर सके। बट यहाँ मामा के फ्रेंड की वजह से वो आइस नीचे गिर जाता है तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मामा की फ्रेंड को कुछ कुछ बोलने लग जाता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि मामा जो होती है वो बीच में आ जाती है और कहती है कि प्लीज इसे माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बट यहाँ पर वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से ये सब ठीक थोड़ी हो जाएगा, तुमने जो है बर्फ को पूरी तरह से तोड़ दिया है, अब मैं जो हूँ उनको क्या जवाब दूंगा। अब मामा जो होती है वो मन में सोचने लग जाती है कि ये बर्फ जो है काफी ज्यादा महंगा होगा, इतना महंगा कि हम किसी इंसान को खरीद सकते हैं इस बर्फ के एक्सचेंज में। यहाँ पर वो कहती है कि ये बर्फ जो है मैं ले जाती हूँ और इससे मैं तुम्हें कुछ बना कर दूंगी जिसे तुम जो हो दे सकते हो लाउलेन को, ताकि उन्हें जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर वो सोचती है कि मेरा कोई भी कनेक्शन अभी लाउलेन से नहीं हुआ है। हम जो है स्क्रीन पे लाउलेन की फोटो को देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो जो है बर्फ को समेट लेती है और वो सोचती है कि अब मैं इसके पैसे तो दे नहीं सकती तो मैं इससे कुछ बना ही देती हूँ। वो बंदा कहता है जो तुम्हें करना है वो तुम करो, बट तुम जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में तुम जो कर सकती हो वो कर लो, नहीं तो उसके बाद तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर जिंसी भी देख रहा होता है दूर खड़े होकर कि वो किस तरह से अपने दोस्त का सपोर्ट कर रही है। मामा अपने दोस्त का हाथ पकड़ती है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। वो किचन की तरफ जा रही होती है। जिंसी भी उसे देखता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। उसकी दोस्त यहाँ पर रोने लग जाती है। मामा सोचती है कि मुझे जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किचन का कुछ सामान यूज करना पड़ेगा तभी मैं बना पाऊंगा। वो अपने दोस्त के कुछ पलों को याद करती है जहाँ पर वो हमेशा खुश रहती थी। आज तक उसे रोते हुए कभी उसने देखा नहीं था। आज पहली बार है जब यहाँ पर वो रो रही है। आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उसको जो है एक हेयर पिन भी दिया था कोकाबानो ने। बर्फ पिघलने से पहले ही मामा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर देखते हैं कि जिंसी जो है उसे दूर खड़े होकर देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। मामा भी उसे देख लेती है और वो अजीब तरह से उसे देखती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके पास जाती है और यहाँ पर जिंसी कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे है ना किचन का ज़रूरत है और कुछ सामान भी चाहिए उसमें से। तो वो कहता है कि मैं दे तो दूंगा बट तुम बदले में क्या दोगी। मामा अजीब सा चेहरा बनाती है, अजीब तरह से घूर कर देखती है और सोचती है क्या इसने मुझे किसी तरह का टॉय समझ रखा है। वो कहती है कि मेहरबानी करो और मुझे जो है सामान दे दो। जिंसी यहाँ पर कहता है कि वैसे तुम अपनी दोस्त के लिए ये सब क्यों कर रही हो। मामा बताती है कि वो दोस्त जो है मेरी वो सबसे पहले मुझसे मिली थी और सबसे पहली दोस्त जो यहाँ पर आने के बाद वही बनी थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। इसीलिए यहाँ पर वो कहती है कि अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूँ तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। जिंसी कहता है वो सब तो ठीक है बट मेरी जो है एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम किसी से बात करो तो उसकी बातों को पहले सुनो। तुम जो हो बीच में ही बोल देती हो और ना उसके बातों पर तुम ध्यान देती हो, और ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ तो इसका बुरा मत मानना। यहाँ पर मामा सोचती है कि हो सकता है कि मैं जो हूँ गाउगू के पास चली जाऊँ, इससे हेल्प लेने से अच्छा है उसके पास ही हेल्प ले लूँ, या तो मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए यहाँ पर सीधा जाके लाउलेन से, क्या पता वही मेरी हेल्प कर दे। ये तो मुझे लगता नहीं है कि मेरी हेल्प करेगा। तभी हम देखते हैं उसके बालों का रिबन जो है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जिंसी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपने बालों में पिन का यूज़ नहीं करती हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं मेरे पास ये सब चीज़ें है ही नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है गार्डन पार्टी में मैंने तुम्हें दिया था लगाने के लिए तुम्हारे बालों में, तो तुम उसका यूज़ करो। अब ये मत कहना कि तुमने जो है उसे बेच दिया है। मामा कहती है कि नहीं मैंने उसे बेचा नहीं है। तो जिंसी कहता है फिर तो यही मेरी शर्त है कि तुम्हें जो है उसे पहनना पड़ेगा मेरे लिए। अब तुम जब उसे पहन लोगी तो मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पर किचन और उसका सामान यूज़ करने दूंगा और उसके बाद का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो किचन में आ जाती है और यहाँ पर वो बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो ले आकर टेबल पर रख देती है।
और इसके अलावा वो जो है मिल्क भी लेकर आती है। वो बिल्कुल फ्रेश मिल्क होता है। उसका यूज़ करके वो यहाँ पर किसी तरह का आइसक्रीम बनाना चाहती है। यहाँ पर वो बंदा जो होता है घबरा रहा होता है, तो उसे कहती है कि तुम बाहर वेट करो, जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो होती है यहाँ दूध को मिक्स करना स्टार्ट कर देती है और मामा जो है वो बर्फ़ को तोड़ लेती है। तोड़ने के बाद वो उसे एक जार में डाल देती है और दूध जो है उसके ऊपर रख देते हैं और फिर वो यहाँ पर दूध को मिक्स करना स्टार्ट कर देती है। दूध धीरे धीरे जो है यहाँ पर जमने लग जाता है, तो बीच में वो फ्रूट्स को काट के छोटे छोटे पार्ट्स में उसके अंदर डाल देती है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बन जाता है। वो सोच रही होती है कि मैं इसके अंदर अंडे का भी यूज़ कर सकती थी और कुछ फ्लेवर्स का भी यूज़ कर सकती थी, बट अभी टाइम नहीं है, तो यही काफ़ी है। वो अपने दोस्त को चखाती है। उसकी दोस्त ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मामा जो होती है उस बंदे को बुलाती है और कहती है कि प्लीज़ इसे लाउलेन को जाकर दे दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसे खिलाती भी है ताकि उसे ना लगे कि उसने खराब बनाकर दिया है। वो खाता है और वो खुश हो जाता है और को लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि अब कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया, मैं डिलीवर कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर थोड़ी सी खुश हो जाती है कि उसने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। उसकी दूसरी दोस्त भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी आइसक्रीम को खाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाउकू जो होती है यहाँ पर उसके पेट में बेबी होता है जिसे वो टच कर रही होती है। यहाँ पर वो लिंगी को भी बुलाती है जो कि उसकी छोटी बेटी है। वो भी उसके पेट को टच करती है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो यहाँ पर कहती है गाउकू कि लिंगी जब पेट में थी तो वो पैर नीचे की तरफ मारती थी, बट ये पैर ऊपर की तरफ मारता है। मामा जो होती है वो यहाँ पर उसके पेट को चेक करने के लिए चली जाती है। अब मामा को यहाँ पर शक होने लग जाता है, तो वो पूछती है कि इनकी जो डिलीवरी थी फर्स्ट बेबी की वो किसने की थी। तो वो बताती है कि वो तो मैंने ही की थी क्योंकि कोई डॉक्टर था नहीं यहाँ पर। यहाँ पर जो गाउकू होती है वो पूछती है क्या कोई दिक्कत है तो मुझे तुम बता सकती हो। तो वो बताती है कि ये एक तरह की ब्रीच डिलीवरी है। तो वो कहती है ब्रीच डिलीवरी क्या होती है। तो अगर बेबी का सर जो है वो ओपनिंग की तरफ हो तो सबसे पहले उसका सर बाहर आएगा, तो वहाँ पर जो है बहुत ही इजी डिलीवरी हो जाती है। बट बेबी का सर जो है वो ऊपर की तरफ हो और उसका पैर ओपनिंग की तरफ हो तो वहाँ पर डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मामा को शक हो रहा होता है कि गाउकू के पेट में जो बच्चा है उसका पैर ओपनिंग की तरफ है, तो डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो उसके कान में कहती है कि मुझे जो है सही से चेक करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर गाउकू लेटी होती है और मामा ने यहाँ पर चेक कर लिया होता है। यहाँ पर जो मेड होती है वो पूछती है कि क्या कोई दिक्कत है, तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं जो सोच रही थी वो सही है। गाउकू थोड़ी सी परेशान हो जाती है और पूछती है कि अब हम लोग हैं यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर मामा कहती है कि हमें किसी अच्छे बंदे को लेकर आना पड़ेगा जिसने जो है बहुत सारे बेबी को बाहर निकाला होगा, वही जो है हमारी प्रॉब्लम को सही कर सकता है। तो यहाँ पर जो मेड होती है वो कहती है कि इस जगह पे तो कोई ऐसा है नहीं। तभी दिमाग में उसके आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ, बट उसको इस जगह से बाहर निकाला गया था क्योंकि उसने छोटा सा क्राइम किया था। अब वो क्राइम जो है अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मेड होती है वो घबरा जाती है। वो कहती है कि कोई भी क्रिमिनल जो है यहाँ पर नहीं आ सकता गाउकू के पास, तो तुम्हें जो है उसे नहीं लाने दिया जाएगा। यहाँ पर वो उसे समझा रही होती है बट वो उसकी बात को नहीं मान रही। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में किसी क्रिमिनल को यहाँ पर आने नहीं दे सकती क्योंकि वो कितना भी अच्छा हो है तो क्रिमिनल ही। गाउकू जो होती है वो यहाँ पर बीच में एंट्री करती है और कहती है कि तुम थोड़ी शांत हो जाओ, मामा जो कह रही है पहले उसकी बात तो सुन लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा कहती है कि वो जो है बहुत ही अच्छे से बेबी को पैदा कर सकते हैं, उन्हें जो है बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है। एक्चुअल में वो यहाँ पर अपने डैड की बात कर रही होती है। गाउकू जब पूछती है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है उसके साथ, तो बताती है कि वो मेरे फादर हैं जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। ये सुनकर गाउकू जो है वो कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अब एक लेटर लिखना पड़ेगा और जिंसी की परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे यकीन है कि वो परमिशन दे देगा उसके डैड को यहाँ पर लाने की। बट यहाँ पर मेड को अभी भी दिक्कत होती है क्योंकि वो उसका डैड एक क्रिमिनल होता है। यहाँ पर वो कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा के डैड यहाँ पर आ चुके हैं और वो आते हैं और बिल्डिंग को देखते हैं। वो देखते हैं कि कई सालों बाद अब मैं यहाँ पर दोबारा वापस आया हूँ। वो गागू के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए आया हूँ। मामा सोचती है कि जो अब यहाँ पे पहले से ही है उसका क्या होगा, कहीं उसे बाहर ना निकाल दिया जाए।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेड्स होती है वो कहती है तुम्हारे फादर तो बहुत ज़्यादा शांत है और बहुत ज़्यादा काम तरीके से बात करते हैं। मामा को समझ में नहीं आता कि ये जो है क्या बातें कर रही है। एक्चुअल में वो मामा को कंपेयर कर रही होती हैं उसके फादर से। मामा अपने फादर के बिल्कुल अपोजिट है। जितने उसके फादर शांत रहते हैं उतना तो मामा कभी भी शांत नहीं रहती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जंगल का सीन, जहाँ पर एक आदमी जो है वो कुछ सोच रहा होता है। अब ये आदमी कौन है और इस जंगल में शाम के पहर क्या कर रहा है, इसका पता आपको अगले एपिसोड में चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।